हेलो दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप देखने वाले हैं टॉप 20 करेंट जीके। दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप आगे के वीडियो देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि 8वां राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली में 26 मार्च 2018 को किया जाना है। और इस प्रतियोगिता का थीम क्या है? तो इस प्रतियोगिता का थीम है जल बचाइए और प्रकृति बचाइए। ठीक है, तो ये थीम है और इससे जुड़े कुछ खास और इम्पोर्टेंट बातें हैं कि दोस्तों पिछले साल यानी नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में जो है पूरे देश में जो है 8500 स्कूल यानी 8500 स्कूलों में जो है जहाँ के 7.5 लाख छात्रों ने जो है स्कूल स्तर पर जो प्रतियोगिता हुआ था चित्रकला, ठीक है, उसी का ये जो है फाइनल है। और जो प्रतियोगिता चल रहा है तो इसका जो वहाँ से जो छटकरा है तो 93, ठीक है, 93 स्टूडेंट जो है इसमें भाग ले रहे हैं। तो वही विभिन्न राज्यों से हैं ये जो छात्र हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ इनाम भी मिलने वाला है। तो फर्स्ट प्राइज जो है जिसमें कि 50,000 यानी जो फर्स्ट प्राइज है 50,000 का है। सेकंड प्राइज जो कि मिलेगा 4 लोगों को मिलेगा 25-25 हज़ार का। और जो थर्ड प्राइज है 10,000 का, वो 5 लोगों को दिया जाएगा। तो और इसके साथ जिस भी राज्य से जहाँ लोगों ने हिस्सा लिया है उनसे संबंधित और भी कुछ पुरस्कार जो है दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था 8वां राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता। तो दूसरा देखिए स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2018, जो कि इसका सॉफ्टवेयर संस्करण है, ठीक है, जिसका आयोजन देश के 28 नोडल केंद्रों पर कब किया जाना है। यह विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्र निर्माण डिजिटल पहल है। तो ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्र निर्माण डिजिटल पहल है ये। तो ये संपन्न होने वाला है 30 से 31 मार्च जो है 2018 को। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें ये है कि इसकी जो अवधारणा है हमारे देश के जो विकास के लिए जो भी मेधावी युवक हैं तो उनकी रचनात्मक और ऊर्जा का जो है दोहन करने के लिए बनाई गई है ये। तो ये अवधारणा है स्मार्ट इंडिया हैकाथन का। और इसमें जो है ये सॉफ्टवेयर संस्करण है। और देखिए हार्डवेयर हैकाथन प्रतियोगिता यानी प्रतिस्पर्धा है, उसका भी आयोजन होगा जून 2018 में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 3 नंबर में है कि विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है और 2018 का थीम है। तो थीम है वांटेड लीडर्स फॉर अ टीवी फ्री वर्ल्ड। दोस्तों आजकल जो है छाया हुआ है टीवी से रिलेटेड, क्योंकि यूएन द्वारा जो है एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यानी कि 2030 तक जो है पूरी दुनिया को जो है फ्री कर देना है टीवी से। ठीक है, लेकिन भारत ने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है 2025, यानी 5 साल पहले ही टीवी मुक्त भारत बनाना है। ये भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका ये लक्ष्य है, उन्होंने रखा है। तो देखिए 24 मार्च को जो है विश्व टीवी दिवस है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर में कि 23 मार्च 2018 को पेरू के, ठीक है, पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो जो उत्तर है ये मार्टिन विस्कारा ने। तो मार्टिन विस्कारा ने है जो कि पेरू के नए राष्ट्रपति हैं। अब देखिए ये बने रहेंगे 2021 तक अपने पद पर बने रहेंगे। देखिए इनके पहले जो राष्ट्रपति थे उन पर जो है भ्रष्टाचार का मामला था और उसमें फंस गए थे। ठीक है, उनका नाम है पाब्लो कुजिन्स्की, जिन्होंने जो है भ्रष्टाचार के कारण जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और उन्होंने जो है जुलाई 2016 में यह पद संभाला था। ठीक है, तो अब पेरू के नए राष्ट्रपति हो गए हैं मार्टिन विस्कारा। तो आइए नेक्स्ट देखिए 5 नंबर में कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में आयोजित विश्व शूटिंग जो है जूनियर शूटिंग विश्व कप जो है ऐसे है में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में किसने स्वर्ण पदक जो है जीता है? तो क्योंकि ये जूनियर शूटिंग विश्व कप है ही, तो जीतने वाली हैं भारतीय निशानेबाज
एलावेनिल वाला रिवान, ठीक है, जो कि 18 साल की हैं, ठीक है, ये 18 साल की हैं। और दोस्तों ये इनके लिए बहुत ही बड़ी बात है कि अपने करियर के जो दूसरे ही विश्व कप में खेलने उतरी हैं और पहली बार फाइनल में पहुंच गई थी, ठीक है, और इन्होंने स्वर्ण पदक जो है जीत लिया है। और देखिए ये जो है पिछले सप्ताह ही विश्व शूटिंग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था, ठीक है, और ये गुजरात की हैं। और गगन नारंग की जो कि भारतीय निशानेबाज हैं, तो उनके एकेडमी जो उनका जिसका नाम है गन फॉर ग्लोरी एकेडमी में ट्रेनिंग भी करती हैं। तो ठीक है, तो ये कुछ खास इनसे जुड़ा हुआ बात था। तो आइए नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तो एक्चुअली तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है किसे नियुक्त किया है। तो ठीक है, इसके पहले जो थे लेफ्टिनेंट जनरल HR मैकस्टार का उन्होंने जो स्थान लिया है, तो पहले यही थे HR मैकस्टार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो अब जो है इन्होंने जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है जॉन बोल्टन को जो है अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है नियुक्त कर लिया है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर में कि ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में 22 अरब पाउंड के साथ सबसे धनी ब्रिटिश एशियाई परिवार कौन है। तो ये है हिंदुजा परिवार, ठीक है, जो कि लगातार 5वीं बार सबसे धनी होने का जो है रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है कि सबसे धनी है ये ब्रिटेन में। तो ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखिए 7 नंबर में है कि 8 नंबर में है कि मुख बधिरों के लिए सांकेतिक भाषा में एक रूपता लाने के लिए हिंदी और अंग्रेजी में 3000 शब्दों का एक सांकेतिक चित्रण किया गया है, ठीक है। उस शब्दकोश का नाम क्या है। तो शब्दकोश का नाम है इंडियन साइन लैंग्वेज, तो यहाँ द होगा, ठीक है, तो द इंडियन साइन लैंग्वेज जो है नाम है, मतलब एक तरह का डिक्शनरी है, ठीक है, जिसमें कि मूक बधिरों के लिए जो है 3000 शब्दों का जो है उसमें रखा गया, जो कि हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 9 नंबर में है कर्नाटक सरकार ने, ठीक है, कर्नाटक सरकार यानी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जो है कि उनके मंत्रिमंडल ने है जो है कब लिंगायत धर्म को जो है अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया है। तो अभी हाल ही में जो है लिंगायत को एक धर्म का जो है मान्यता देते हुए जो है केंद्र को अपना संतुष्टि दिया है कर्नाटक सरकार ने। तो देखिए जो है जो राज्य में जो है इनको अल्पसंख्यक का जो है मान्यता भी दे दिया गया है। तो ये 23 मार्च 2018 को हुआ है मंत्रिमंडल की बैठक, जहां ये फैसला लिया गया है। अब देखिए 10 नंबर में है कि संसद में ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक, इम्पोर्टेंट है, बहुत याद रखेंगे कि संसद में जो है ग्रेच्युटी भुगतान विधेयक कब पारित किया गया है। तो हालांकि यह जो है राज्यसभा में पारित हुआ है 15 मार्च 2018 को, लोकसभा में इसे पहले ही पारित कर लिया गया था, सबसे बड़ी बात। और तो देखिए ये जो पास हुआ है 22 मार्च 2018 को, और दोनों जगह लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह ही बिना चर्चा के ही इसको पास कर दिया गया है, ठीक है। तो आइए इससे जुड़े हुए कुछ खास और इम्पोर्टेंट बातें जाने की आखिर ये ग्रेच्युटी जो है होता क्या है और इसमें क्या कुछ खास है। तो दोस्तों पहले आप ये जान लीजिए कि ग्रेच्युटी होता क्या है, ठीक है, क्या है ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी जो है वेतन का वह हिस्सा होता है जो कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले एक निश्चित अवधि के बाद दिया जाता है, ठीक है। और इनकम टैक्स की धारा 10, ठीक है, और ब्रैकेट 10 के मुताबिक किसी भी निगम या कंपनी में न्यूनतम 5 वर्ष यानी 5 साल की सेवा अवधि पूरी करने वाला कोई भी कर्मचारी ग्रेच्युटी हासिल कर सकता है, ठीक है। ये इनकम टैक्स का जो एक्ट है उसके अनुसार है, ठीक है। अब कर्मचारी को उसकी सेवा के प्रत्येक वर्ष के बदले 15 दिनों का वेतन ग्रेच्युटी के तौर पे दिया जाता है, ठीक है। और इसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता को भी जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि अब यदि कोई भी सेवा निवृत्ति से पहले यानी रिटायरमेंट के पहले अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो इसका जो है लाभ उसको मिलेगा। तो ये ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए
ग्रेच्युटी एक्ट जो है इसके पारित होने से सरकार को कर मुक्त ग्रेच्युटी और एक कार्यकारी आदेश के साथ जो है मातृत्व अवकाश की अवधि तय करने के लिए सशक्त बनाया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। और इस कानून को लागू करने का मुख्य उद्देश्य है सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को सामाजिक और सुरक्षा प्रदान करना, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति उम्र पूरी हो जाने के वजह से या शारीरिक अक्षमता या फिर शरीर के अहम हिस्सों को हानि की वजह से हुई हो। तो ये इसलिए पास किया गया है। और अभी देखिए जो 7वां वेतन आयोग जो लागू हुआ है 7वां वेतन, उसके वजह से जो है ग्रेच्युटी जो बढ़ गया है और 10 से 20 लाख हो गया है, जिसका मैंने पहले ही बताया था। तो आइए नेक्स्ट देखिए 11 नंबर में कि भारत ने जो है सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण कब किया है। तो 22 मार्च 2018 को हुआ है। ब्रह्मोस का फिर से परीक्षण हुआ है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें जुड़ा हुआ कि इसका परीक्षण जो है ठीक है पोखरण परीक्षण रेंज से जो किया गया है। ठीक है, अब ब्रह्मोस का जो अब जानिए ब्रह्मोस के बारे में कि ब्रह्मोस का जो निर्माण है भारत के DRDO और रूस के NPO मशीनो एस्ट्रोनिया ने मिलकर किया है, यानी कि रूस और भारत ने मिलकर किया है। और ये जो है ब्रह्मोस जो इसका जो नामकरण है तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और जो रूस की मोस्का नदी दोनों का जो संयुक्त नाम है ब्रह्मोस। तो ब्रह्म से ब्रह्मपुत्र हो जाता है, मोस्का का मोस लिया हुआ है। ठीक है, यह मिसाइल जो है एक्चुअली सुखोई 30 लड़ाकू विमान पर तैनात किया गया है, उसी से पहले ये टेस्ट किया गया था। ठीक है, अब देखिए इस क्यों इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। तो विश्व में आसमान से मिसाइल दागने वाला ये भारत जो है चौथा देश बन गया है इस परीक्षण के बाद। इसके पहले अमेरिका, रूस और फ्रांस के पास ये टेक्नोलॉजी थी, यानी कोई जो विमान के माध्यम से जो है मिसाइल भी दाग सकता था। तो अब देखिए ये ब्रह्मोस मिसाइल का जो पहला सफल परीक्षण कब हुआ था। तो हुआ था 12 जून 2001 को, यानी कि आज 17 साल पहले हुआ था ये। तो 12 जून 2001 को ये परीक्षण हुआ था ब्रह्मोस का पहला। और सबसे पहले जो है नौसेना में 2005 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मिसाइल जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है पानी से भी, स्थल से भी और वायु तीनों जगह से जो है इसको दागा जा सकता है। अब इसके बारे में जान लीजिए कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में क्या कुछ खास है, तो विशेषता क्या है इसकी। तो देखिए यह मिसाइल जो है आवाज़ की गति से, ठीक है, आवाज़ जो साउंड है उसके गति से 3 गुना अधिक स्पीड से ये हमला कर सकता है। ठीक है, इस मामले में अगर इसको ऐसे समझा जाए कि यह जो मिसाइल है 3700 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में जो है 3700 किलोमीटर की स्पीड से जो है 290 किलोमीटर तक के ठिकानों पर अटैक कर सकता है। ठीक है, यानी कि स्पीड तो 3700 किलोमीटर पर आवर की रहेगी, लेकिन जो रेंज है 290 किलोमीटर में जो कोई भी टारगेट होगा उसको एकदम भेद दे सकता है। ठीक है, तो मतलब एकदम सटीक निशाना लगा सकता है। ठीक है, अब इस देखिए मिसाइल का जो वजन है वो 2.5 टन है। और जो मिसाइल है इस मिसाइल को 1610 फीट से लेकर 46,000 फीट की ऊंचाई से भी छोड़ा जा सकता है। तो ये कुछ खास और इम्पोर्टेंट बातें था। अब देखिए ये मिसाइल जो है 300 किलोग्राम तक भारी युद्धक सामग्री को भी ले जा सकता है। तो ये सब खास इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान रखना होगा। भाई देखिए नेक्स्ट 12 नंबर में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कब भारत आयुष्मान, देखिए भारत में जो है भारत आयुष्मान राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, तो इसको कब लॉन्च करने की जो मंजूरी प्रदान किया गया है तो 21 मार्च 2018 को इसकी मंजूरी जो है प्रदान की गई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन जो है इसके तहत जो है 10 करोड़ लोगों को जो है जो परिवार को, ठीक है, 10 करोड़ जो भी परिवार हैं भारत में, तो उनको जो है प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। यही है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन। ठीक है, और ये जो अगर कवर हो जाएगा यानी बीमा कवर हो जाएगा तो कहीं भी उस परिवार के जो लोग हैं जा सकते हैं अपने इलाज के लिए, सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनको एक पैसा भी नहीं लगने वाला है। तो 10 करोड़ परिवार को ये जो है लाभान्वित होगा शुरू में। अब देखिए इसका जो लाभ लेने किनको मिलेगा ये, तो जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुआ था 2011 में, तो उसको मुख्य आधार बनाया गया है
और उन लोगों को मिलेगा जो कि जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके परिवार में कोई सक्षम योग्य व्यक्ति नहीं है जो कमा सके, धन का उपार्जन कर सके, जो कि कच्चे घरों में रहते हैं, यानी सबसे गरीब तबके के लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो उनको मिलेगा ये। अब आइए नेक्स्ट देखिए 13 नंबर में कि आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने केंद्र द्वारा जो प्रायोजित, ठीक है, राष्ट्रीय मतलब ये योजना है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको रूसा भी कह रहे हैं, शॉर्ट में रूसा है, को कब तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान किया गया है। तो ये जो है 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2020 तक इसको रूसा को जारी रखा जाएगा। तो देखिए रूसा जो है एक केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है जो पात्र जो भी है राज्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को वित्त पोषण करने के उद्देश्य से 2013 में शुरू किया गया था। और केंद्रीय वित्त पोषण सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए, जो कि देखिए जो मिलता था फंड, तो सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए जो जनरल राज्य हैं जिसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है, तो 65 ठीक है 65:35 में रेशियो था वित्त पोषण का। और जो विशेष राज्य का दर्जा जिन्हें मिला हुआ, तो जो आप जानते हैं कि 90:10 में होता है। तो ठीक है, तो मापदंड और आउटकम के अधीन यही होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 14 नंबर में है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने 21 मार्च 2018 को 2017-18 से 2019-20 तक के लिए केंद्रीय क्षेत्र के रेशम उद्योग, ठीक है, रेशम उद्योग के विकास के लिए कितनी धनराशि की मंजूरी प्रदान किया गया है। तो ये राशि जो है रेशम उद्योग जो कि केंद्रीय क्षेत्र के हैं उनको मिला है 2161.68 करोड़ रुपए जो है धनराशि जो है मंजूर किया गया है। और दोस्तों ये जो है एकीकृत योजना है, ठीक है, और इसके माध्यम से जो है 2020 तक जो है अभी तक 20 तक रोजगार को, जो कि अभी 85 लाख रोजगार है रेशम उद्योग में, उसको बढ़ाकर 1 करोड़ करना है। ठीक है, अब रेशम उत्पादन के बारे में जान लीजिए कि रेशम जो उत्पादन हुआ है तो वो 2016-17 के अकॉर्डिंग कि 30,348 मीट्रिक टन था 16-17 में। और जो उम्मीद है कि 2019-20 तक जो है इसको 38,500 मीट्रिक टन कर दिया जाएगा। तो इस तरह इम्पोर्टेंट हो जाता है ये रेशम। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये है 15 नंबर की म्यांमार के राष्ट्रपति हथिन क्या, ठीक है, इनके म्यांमार का राष्ट्रपति हथिन क्या है, और ये अभी म्यांमार बहुत ही चर्चा में भी है। तो रोहिंग्या शरणार्थियों की वजह से तो राष्ट्रपति हथिन क्या ने कब अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया है। तो 21 मार्च 2018 को अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया है। अब ठीक है, नेक्स्ट 20 मार्च 2018 को यूजीसी ने, ठीक है, यूजीसी ने जो कि पूरा इंडिया में जो भी कॉलेज है उसकी देखरेख करती है और कैसे शिक्षा का संचालन होगा इसका देखरेख भी यूजीसी का ही दायित्व है, ने जो है कुल कितने शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान किया है। तो ये देखिए 60 शिक्षण संस्थानों को इसने स्वायत्तता प्रदान किया है, जिसमें कि 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 21 राज्य विश्वविद्यालय हैं और 24 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। इसके अलावा 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 8 जो है निजी संस्थान हैं जिनको जो है स्वायत्तता प्रदान किया गया है। अब देखिए स्वायत्तता प्रदान कर दिया गया है तो समझिए कि सरकार के जो फंड था अब उनको ये नहीं मिलेगा। अब जो भी उपार्जन करना है आर्थिक रूप से, यानी फंड का उपार्जन करना होगा, तो उनको जो ये 60 शिक्षण संस्थानों खुद करना होगा। अपना वेतन जो अगर कर्मचारियों को या जो भी टीचर या प्रोफेसर हों या जिनको भी देना होगा सब उनका खुद का उपाय करना होगा इसके लिए। तो देखिए अब इसके अलावा जो है जितने सारे के कोर्सेज होंगे उन कोर्सेज को भी चलाने के लिए जो है अंशतः पूरी नहीं तो स्वतंत्र हो गए ये, तो स्वायत्तता मिल गया है, यानी स्वतंत्रता कुछ मिला हुआ है इनको। अब देखिए ये इन्होंने जो है ये जो रैंकिंग मतलब ऐसा ही नहीं किसी 60 शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता मिल गई है। सरकार ऐसा नहीं चाहती कि सबको फ्री छोड़ दिया जाए। तो यूजीसी ने जो है नैक, ठीक है, नैक एक टीम होती है, संगठन है, तो उसने जो है रैंकिंग दिया है। तो रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर जो भी प्राप्त उन्होंने किया है, तो हर साल जो है नैक के द्वारा जो है विभिन्न देश के कॉलेजों में जो है भ्रमण किया जाता है और उनको जो ग्रेडिंग दिया जाता है, रैंकिंग प्रदान किया जाता है।
जिसके बाद मतलब सब कॉलेज चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा यूनिवर्सिटी या कॉलेज की रैंकिंग हमको मिले, उन लोगों का प्रयत्न रहता है, प्रयास रहता है, और वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या शिक्षा उस आधार पे ये रैंकिंग दी जाती है। तो इसके तहत ही इनको ये मिला है। ठीक है, अब देखिए दो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में जान लीजिए कि दो प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हैं। तो जैसे कि ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है जो कि सोनीपत में है। तो मैं इसलिए नाम बता रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसे सब जानते हैं कि सरकार जो भी यूनिवर्सिटी सब सरकारी ही होते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत में जो है, और दूसरा जो है पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात में है। तो ये दो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिनको स्वायत्ता मिला है। अब इसके अलावा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं तो जेएनयू है, जेएनयू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, फिर बीएचयू, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फिर एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी तेलंगाना। ये 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय जिनको जो है मिला है स्वायत्ता। इसके अलावा राज्य विश्वविद्यालय में कुछ खास इंपॉर्टेंट बताते हैं। तो देखिए जादवपुर यूनिवर्सिटी है जो कि कोलकाता में है, इसको भी स्वायत्ता मिल गया है। फिर अलगप्पा यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी अलगप्पा यूनिवर्सिटी जो कि तमिलनाडु का है, इसको भी मिल चुका है स्वायत्ता। फिर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, उसको स्वायत्ता मिली है, और आंध्रा यूनिवर्सिटी जो कि विशाखापट्टनम है। तो ये कुछ खास थे। और एक जो है 21 राज्य विश्वविद्यालयों में ये कुछ खास मैंने बताया आपको। इसके अलावा 24 डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हैं। तो आइए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखिए 17 नंबर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर किस बीमारी की सूचना सरकार को नहीं देने पर 2 साल तक की सजा हो सकती है। तो ठीक है, तो ये तपेदिक है। तपेदिक यानी कि इसको यक्ष्मा भी बोलते हैं, टीबी भी बोलते हैं। इसका टीबी का फुल फॉर्म ट्यूबरक्लोसिस भी है। दोस्तों अभी मैंने सबसे शुरू में ही मैंने बताया था कि टीबी जो है वर्ल्ड टीबी डे जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। तो अब जान लीजिए इसके बारे में कुछ खास और इम्पोर्टेंट बात। देखिए 20 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके जो टीबी के मामले की जानकारी नहीं देने पर डॉक्टर, ठीक है, जो चिकित्सक हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, फार्मासिस्ट हैं, जो दवा दुकानदार हैं, उनको मतलब अगर जानकारी नहीं देंगे, और जानकारी किनको देना है तो नोडल जो पदाधिकारी होंगे या स्थानीय, ठीक है, स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उनको ये जानकारी देना है। डॉक्टर के माध्यम से देना होगा या दवा दुकान जहाँ से दवा खरीदते हैं उनके माध्यम से देना होगा। तो उनको देना है। अगर नहीं तो ये देखिए क्यों, ये भी जान लीजिए क्यों सजा क्यों होगी चिकित्सकों को। तो देखिए एक्चुअली साल 2012 में ही, यानी कि 6 साल हो गया है, तो टीबी को जो है सूचनात्मक रोग घोषित किया गया था। यानी कि टीबी के बारे में सूचना देना है, ये इसको घोषित कर दिया था ये रोग को। इसीलिए जो है अगर, हालांकि कानून नहीं है लेकिन फिर भी जो है बना दिया गया है कि अगर आप नहीं सूचना देंगे तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है। और इसमें जो है अस्पताल प्रबंधन भी है शामिल, और दवा दुकानदार भी, इस सब पे कार्रवाई होगी। ठीक है, तो ऐसा इसलिए भी सूचना जारी किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्योंकि भारत को 2025 तक टीबी मुक्त देश बनाना है। और जो कि यूएन द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य है वो 2030 है। तो 5 साल पहले ये हटा देना है, भारत को टीबी से जो है मुक्त कर देना है। देखिए बहुत सारे राज्य सरकारें जो है फंड भी देती है इलाज करवाने के लिए। अगर आप इलाज करवाते हैं तो आपको जो है 6,000 तो कहीं 2,000, तो एक छोटा छोटा अमाउंट जो है देती है कि आप इलाज कराएंगे तो 1,000 से लेकर 6,000 तक का जो है आपको धनराशि भी उपलब्ध कराती है। अब दोस्तों ये जो तपेदिक टीबी है इसके बारे में जान लीजिए कि कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जनरली जो होता है फेफड़ा में होता है, तो नॉर्मल लोग जानते हैं कि फेफड़े से रिलेटेड होता है। तो इसके अलावा भी टीबी होता है, तो जैसे ब्रेन टीबी होता है, ठीक है, ब्रेन में भी टीबी होता है, यूट्रस में भी टीबी होता है, मुंह का टीबी होता है, किडनी में भी टीबी होता है, और गला में भी टीबी होता है। और बॉन हड्डी के बारे में आपने तो सुना ही, मतलब कि बॉन टीबी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो इन शरीर के इन हिस्सों में जो है टीबी हो सकती है। अब टीबी क्या है, तो टीबी का जो है बैक्टीरिया है कैसे फैलता है, तो ये जान लीजिए, क्योंकि बचाव भी बहुत जरूरी है, बचाव से ही इलाज अच्छा होगा। तो टीबी का जो बैक्टीरिया है हवा के जरिए फैलता है। ठीक है, हवा के जरिए फैलता है, और खांसने और छींकने के दौरान मुंह नाक से निकलने वाली बारीक बूंदों से यह इन्फेक्शन जो है फैल जाता है। तो अगले बार कभी आप खांसे तो जाहिर सी बात है कि आप अपने मुंह नाक पर जो है कपड़ा रखें ताकि दूसरों की भी रक्षा हो सके। और दोस्तों ठीक है, और अब
प्रचार भी बहुत सारे ऐड आते हैं, आप तो जानते हैं टीवी क्या होता है। अब भाई नेक्स्ट 18 नंबर में है कि संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में लगभग 9 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की जरूरत पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की जो है अपील किया है, तो 95.1 करोड़, ठीक है, एक्चुअली तो 95.1 करोड़ डॉलर, ठीक है, जो कि कन्वर्ट होकर 6,200 करोड़ रुपए हो जाएगा, राशि का जो है अपील किया है इसने। अब दोस्तों ये जान लीजिए कि ये रोहिंग्या जो है, रोहिंग्या शरणार्थी का समस्या क्या है। तो बहुत शॉर्ट में तो देखिए, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार जो देश है वहाँ रखाइन नाम का एक प्रांत है, वहाँ पर अगस्त 2017 में हुआ था कि हिंसा हो गया था, जिसके बाद से, और हिंसा हुआ था क्यों, तो जो म्यांमार की जो सेना है उसने जो है रोहिंग्या के खिलाफ जो है एक अभियान चला रखा था भगाने के लिए, ठीक है। तो एक्चुअली रोहिंग्या के जो मुसलमान जो थे उन्होंने जो है म्यांमार के सैनिकों के खिलाफ जो है आतंकवादी गतिविधियां को जो बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से ये सारा मतलब हिंसा हो गया था। अब इसी हिंसा के बाद जो है 6.5 लाख रोहिंग्या मुस्लिम जो है भागकर बांग्लादेश चले गए थे, कुछ जो है भारत में भी आ गए थे, ठीक है। अब इसके बाद जो है घटनाक्रम के जनवरी 2018 में बांग्लादेश और म्यांमार के बीच जो है उनके मतलब स्वदेश वापसी हेतु जो एक समझौता भी किया गया है, ठीक है। और बहुत सारे समस्या है रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ, तो खैर इसको अब यूएन जो है अपने हिसाब से जो है इसकी मदद करना चाहता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों 19 नंबर में कि 16 मार्च 2018 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के साथ भारतीय रेलवे के परिचालन क्षमता, ठीक है, बेहतर करने और रेलवे लाइन दोहरीकरण, इसके अलावा विद्युतीकरण के लिए कितने ऋण का समझौता, ठीक है, समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ऋण के भारत सरकार को मिलना है, तो ये ऋण जो है 120 मिलियन डॉलर होगा, जो कि मिलने वाला है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये इसको खर्च करना है। तो दोस्तों ये था कुछ खास और इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में। तो देखिए अब 20 नंबर में है कि अभी हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने जो है अंतरिक्ष में तारों के बीच पानी की खोज किया है, ठीक है। इसकी खोज किस टेलीस्कोप की मदद से किया गया है, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, उसकी मदद से खोजा गया है कि अंतरिक्ष में जो है तारों के बीच में जो है पानी है, ठीक है। अब यह पानी जो है ऐसे बादल है, एक्चुअली बादल के रूप में है, जिनमें पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पानी मौजूद होने का जो है पता चला है। यह अणुओं का एक बादल है, ठीक है, जो धूल, गैस और छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों ये थे 20 टॉप करंट जीके। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने नहीं किया है तो, अगर आपने कर लिया है तो कम से कम 3 लोगों को शेयर करें। और डू नॉट फॉरगेट लाइक करना ही है। अगर नहीं आपको पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि लाइक जरूर करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।